Assalamualaikum students, I hope you are all fine. The next topic that we are going to discuss now is post-colonialism. ठीक है, as you can see from the name colonialism, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि something related to colonials or colonization will be discussed here. Post-colonial critics are concerned with literature produced by colonial powers and works produced by those who were or are colonized. ठीक है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का क्रिटिक्स का जो एक मेन उनका एक है जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो ये है कि वो उस लिटरेचर को स्टडी करते हैं जो स्पेसिफिकली कॉलोनियल पावर्स के राइटर्स ने लिखे हों। जैसे ब्रिटेन ने जो है बहुत सारे ममालिक को कॉलोनाइज किया हुआ था, तो बहुत सारा उनका जो लिटरेचर जो कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस या फिर अ पैसेज टू इंडिया, ऐसे नॉवेल्स जो कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड हैं उनको स्टडी किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में। इसके अलावा ऐसे नॉवेल्स जो कॉलोनाइज्ड राइटर्स ने लिखा होता है या ऐसे एरियाज जैसे पाकिस्तान हो गया, इट वाज पाकिस्तान इंडिया और कॉलोनाइज। ठीक है, तो अगर अब जो है इनके राइटर्स अगर वो उससे रिलेटेड कोई नॉवल वगैरह लिखते हैं, ठीक है, इट इज़ यूजुअली डिस्कस्ड इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड बिगैन इन द लेट 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट एरा है। ठीक है, इसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू डिस्कवर द वर्ल्ड। ठीक है, उससे पहले टेक्नोलॉजी का बड़ा एक कमी थी। ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग जो है अपने ही एरियाज में जो है वो लिमिटेड थे। बट इन द लेट 15th सेंचुरी people of different countries started to explore different parts of the world. Spain, France, England, Portugal and Netherlands were the main contenders for the plunder of natural and human resources, and over the next few centuries European empires extended themselves around the globe. अब these were some specific countries जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग की थी, बहुत ज़्यादा जगहों पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है अपना सेटअप बना लिया था और वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन पे अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट आई थी एंड दे टुक होल्ड ऑफ द इंटायर सब कॉन्टिनेंट एरिया। इसी तरह कॉलोनाइजेशन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने और भी काफ़ी एरियाज में की थी। During the 19th century, Britain emerged as the largest imperial world power, and by the turn of the 20th century, the British Empire ruled 1/4 of the Earth's surface, including India, Australia, New Zealand, Canada, Ireland, and significant holdings in Africa, the West Indies, South America, the Middle East, and Southeast Asia. 19th century में विक्टोरियन एरा में ब्रिटेन was very strong। ठीक है, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एक कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया था और ये जितने भी इसमें एरियाज मेंशन हैं उन इन सब एरियाज को जो है कॉलोनाइज किया था। British colonial domination continued until the end of World War II, when India gained independence in 1947 and other colonies gradually followed suit. By 1980, Britain had lost all but a few of its colonial holdings। ठीक है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन थी वो इट स्टार्टेड टू एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। द मेन इवेंट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एंड डिफरेंट अदर कॉलोनाइज्ड नेशंस फॉलोड the partition of India and Pakistan, and they also started their revolutions again for their emancipation from the colonizers। ठीक है, अब ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद शायद ख़त्म ना होती, लेकिन एक मेजर जो रीज़न था वो यही था कि ब्रिटिश हैड इन्वेस्टेड लॉट इन द टू वॉर्स एंड उनके पास फिर रिसोर्स जो है वो कम होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली दे वर कंट्रोलिंग 1/4 ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी एम्पायर चलाना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, तो दे लैक्ड रिसोर्सेज और इसकी वजह से दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। ऑब्वियसली द रीजंस वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन बिगेन टू एंड। वील डिस्कस इट फर्दर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि इवन दो कॉलोनाइजेशन एंडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, लेकिन एक जो कल्चरल कॉलोनाइजेशन है ना वो अभी तक यहाँ पे चल रही है। ठीक है, वी आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश पीपल।
ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, ये गोरे होने का एक जो हमारे मुल्कों में जो है ना एक क्रेज़ है, ठीक है, ये वहीं से आया है, ठीक है। वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इतनी ज़्यादा थी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में यही चीज़ था कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे और बाकी जितने भी ब्राउन या ब्लैक पीपल थे या डिफरेंट बाकी जो कलर्स के लोग हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर जो है वो कंसिडर करते थे, और वो चीज़ जो है हमारे दिमागों में उन्होंने ग्रेजुअली बिठा दी। तो अभी भी उसी यही वजह है कि अभी भी जो है आपको ये जो हम एड्स वगैरह देखते हैं ना कि गोरी रंगत वाले क्रीम्स होना, या फिर जो है उसी लड़की को खूबसूरत समझना, वो जो बिल्कुल गोरी चिट्टी हो, ठीक है। तो ये थॉट हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉलोनाइजेशन के बाद से ही आई है। Post-colonial criticism as a domain within literary studies, post-colonial criticism is both a subject matter and theoretical framework. As a subject matter, post-colonial criticism analyzes literature produced by cultures that developed in response to colonial domination from the first point of colonial contact to the present. As a subject matter, post-colonial criticism उसी जो है literature को study करता है जो ऐसे कल्चर्स से प्रोड्यूस हुआ है जो डोमिनेशन जिन पे थी कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। जब डोमिनेशन थी तब के नॉवेल्स और अब जब डोमिनेशन ख़त्म हो गई है तब के नॉवेल्स, वो सारी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। जैसे मैंने आप लोग एक नॉवल जो है मैंने पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, दोज़खनामा। ये इट्स अ स्टोरी अबाउट मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो, ठीक है। तो वो नॉवल अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको जो है वो ग्लिम्सेस थोड़े बहुत नज़र आते हैं कॉलोनाइजेशन के, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब जो है वो आपको बताते हैं कि कैसे अंग्रेज़ जब आए थे तो उस वक्त क्या हालात थे, ठीक है। और सादत हसन मंटो वो वाले इवेंट्स डिस्क्राइब करते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ और फिर क्या हालात थे, पहले इंडिया में क्या हालात थे, पार्टीशन के दौरान क्या हालात थे और उसके बाद क्या हालात थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में डिस्कस हो सकती हैं। Some of the literature was written by colonizers, much more of it was written and is being written by colonized and formerly colonized people। के काफ़ी लिटरेचर जो है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म जिसमें इंटरेस्टेड है वो कॉलोनाइजर्स ने भी लिखा है। जैसे एक बहुत फेमस जो नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, वो जो है एक कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड एक, आप ये कह सकते हैं कि सबसे फेमस नॉवल जो है या सबसे जिसको बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, इट इज़ वो नॉवल जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ठीक है। इट इज़ द नॉवल जिसमें जो आपके मेन कैरेक्टर हैं वो ही गोज़ ऑन अ वॉयज टू अफ्रीका, और वहाँ पे वो जो है कुछ अफ्रीकन से मिलते हैं और ही सेज के उस नॉवल में वो ये शो किया गया है कि जो अफ्रीकन हैं दे आर कंप्लीट सैवेजेस, ठीक है। अब सैवेजेस वो क्यों उनको लगे, क्योंकि जो ब्लैक्स थे या जो ब्राउन लोग थे या अफ्रीकन जो थे, ठीक है, उनकी लैंग्वेज जो है वाइट कॉलोनाइजर्स को नहीं आती थी, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपके घर में कोई जानवर है, बिल्ली है, आप लोगों ने गाय रखी हुई है या और कोई जानवर है, किसी जानवर को आपकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट से कि वो सैवेजेस हैं, बल्कि एक हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि भाई जानवर जो है वो बेज़बान है। हालांकि ऐसा नहीं है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, लेकिन चूंकि हम उनकी ज़बान को नहीं समझ सकते या वो हमारी ज़बान को नहीं समझ सकते तो हम जो है कहते हैं ये हैवान हैं, ये जाहिल हैं, दीज आर सैवेजेस, ठीक है। तो उसी तरह जो वाइट्स थे उनका भी उनको भी यही लगता था कि जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं दे आर सैवेजेस, ठीक है। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस में एक कॉलोनाइजर का वो एक नॉवल है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, वो अगर आप पढ़ें तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव नॉवल। उसमें भी वाइट जो है वो सुपीरियॉरिटी को शो ज़रूर किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें वाइट्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, जो उन्होंने कुछ ज़्यादतियाँ की थी उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, उस नॉवल में क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। और जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इम्पीरियलिज्म की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड बाय दैट राइटर, ठीक है। उसके अलावा कॉलोनाइज पीपल, देयर आर मेनी कॉलोनाइज पीपल जिन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है। जैसे सलमान रुश्दी हैं, उनका एक नॉवल है द मिडनाइट चिल्ड्रन। तो द मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सलमान रुश्दी वॉज अ मुस्लिम बट ही वॉज दैट द पर्सन जो he was not satisfied with the partition, he did not want partition to happen, ठीक है।
और अपने नॉवल में उन्होंने यही चीज़ शो की हुई है कि पार्टीशन वाज नॉट अ गुड डिसीजन और इट पार्टीशन एंड इट ब्रोक फैमिलीज, ठीक है। तो वही कॉलोनाइज्ड एक बंदे हैं जिन्होंने ये नॉवल लिखा है, ठीक है। लेकिन और भी कुछ राइटर्स हो सकते हैं हु माइट शो दैट पार्टीशन वाज अ गुड चॉइस, ठीक है। आप लोग अक्सर ड्रामाज वगैरह भी पुराने देखें, ठीक है, जिसमें अमूमन पार्टीशन के बारे में जो है वो ड्रामाज पे बेस्ड होता है। तो वो these are all these dramas are all post-colonial dramas, ठीक है। As a subject matter, any analysis of a post-colonial literary work, regardless of the theoretical framework used, might be called post-colonial criticism. For English majors, of course, post-colonial criticism focuses on literature of cultures that developed in response to British colonial domination, because English department study for the most part literatures written in English, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ठीक है, कि और भी काफ़ी कंट्रीज थी जिन्होंने डोमिनेशन की, ठीक है। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, और दे ऑल्सो कॉलोनाइज डिफरेंट रीजन्स। बट पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में हमारा ज़्यादा मेन फोकस जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू, जैसे यहाँ पे लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश colonial domination, because English department study for the most part literature is written in English, ठीक है। As a theoretical framework, post-colonial criticism seeks to understand the operations politically, socially, culturally and psychologically of colonialist and anti-colonialist ideologies। जाहिर है कुछ लोग colonialist ideology को बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव वे में शो किया जाता है, और कुछ जगहों पे एंटी colonialist ideologies को शो किया जाता है, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो इन सारे डोमेन्स को देखता है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इन आइडियोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एनालाइजेस द आइडियोलॉजिकल फोर्सेस दैट ऑन द वन हैंड प्रेस द कॉलोनाइज्ड टू इंटरनलाइज द कॉलोनाइजर्स वैल्यूज, एंड ऑन द अदर हैंड प्रोमोटेड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल्स अगेंस्ट देयर ऑप्रेसर्स, अ रेजिस्टेंस दैट इज एज ओल्ड एज कॉलोनाइजेशन कॉलोनियलिज्म इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आजकल भी यही है कि इंग्लिश को एक बड़ा जो है बहुत ग्रैंड लैंग्वेज समझा जाता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आ रही है तो वो लायक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो नालायक है, ठीक है। लोगों ने एक अजम्पशन बना दिया है, वो हमारे अंदर जो है ये इस कंसेप्ट की इंटरनलाइजेशन हो गई है कि जो कॉलोनाइजर्स थे वो जो चीज़ फॉलो करते थे वो अच्छा है, और जो वो चीज़ फॉलो नहीं करते थे वो बुरा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को रिजिस्ट भी करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग, जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ आपके इलाके में कोई पश्तो बोल रहे हैं और दरमियान में कोई इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, ठीक है। तो एट वन साइड ऑफ योर माइंड यू विल बी इम्प्रेस कि इस बंदे को इंग्लिश आती है, लेकिन एट द अदर आपको गुस्सा भी आएगा कि हम यहाँ पे पश्तो बोल रहे हैं तो आप अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं। अक्सर ये होता है कि यार अंग्रेज़ी बोल रही है, शी इज़ जस्ट शोइंग ऑफ, ठीक है, या दैट गाय इज शोइंग ऑफ, ही स्पीक्स अ लॉट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो एक हमें फैसिनेशन भी है एंड वी ऑल्सो रेजिस्ट दैट थिंग, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम इस कन्फ्लिक्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, basic concepts of post-colonial criticism, that so many people formerly colonized by British speak English, write in English, use English in the schools and universities, and conduct government business in English. In addition to the local languages they may use at home, is an indication of the residual effect of colonial domination on their cultures, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एक हमारी हम सब की बन चुकी है, ठीक है। इवन दो ब्रिटिशर्स वेंट अवे, लेकिन अभी भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी भी हम जो है इंग्लिश हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है। वी राइट इन इंग्लिश, वी यूज़ इंग्लिश, एंड स्कूल्स, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट वगैरह में, बिजनेस डोमेन्स में, ठीक है, हर जगह हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। घरों में बेशक कोई पश्तो बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है वो आपके बाकी डोमेन्स में यूज़ हो रही है। तो एक वो रेजिडुअल इफेक्ट है अभी भी, जो एक असर है कॉलोनलाइजेशन का, वो जो है अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी इंटैक्ट है, ठीक है। वो चीज़ अभी भी यहाँ पे रह रही है, ठीक है। एक नॉवल है द डायरी ऑफ ए सोशल बटरफ्लाई, ठीक है, मोनी मोहसिन का। तो उसमें यही चीज़ आप देखोगे कि
उन्होंने जो है वो नॉवल एक बिल्कुल एक रियलिस्टिक फॉर्म में लिखा है कि उन्होंने इंग्लिश और उर्दू को जो है कंबाइन किया हुआ है। अमूमन अगर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें तो उसमें यूजुअली इंग्लिश ही यूज़ होती है, अगर उर्दू नॉवेल्स पढ़ें तो वो सिर्फ प्योर उर्दू ही होती है। लेकिन ये जो नॉवल है इसमें जो हम नॉर्मली इंग्लिश और उर्दू को बहुत ज़्यादा मिक्स करके बोलते हैं, तो वो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इस नॉवल में हाईलाइट हुई है। ठीक है, तो दैट नॉवल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन ऑन आवर कल्चर। फिर the dynamic psychological and social interplay between what ex-colonial populations consider their native, indigenous, pre-colonial culture and the British culture that was imposed on them constitutes a large portion of the field of study for post-colonial critics। ठीक है कि हम अब एक ex-colonial population हम बन चुके हैं। ठीक है, तो the post-colonial criticism also sees the conflict between this identity कि हम अपने इंडिजिनस कल्चर को क्या समझ रहे हैं और हम पे वो जो एक अंग्रेज़ों का एक कल्चर है उसको क्या समझ रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में इस तरह होता है कि जहाँ पे अपनी एक नेटिव आइडेंटिटी होती है उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, और बहुत सारे इलाके हमारे अपने मुल्क में हैं जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। जिसको इंग्लिश आती है दैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है उनको अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, उनको जाहिल समझा जाता है। तो वो एक हमारे अंदर जो एक साइकोलॉजिकल और सोशल कन्फ्लिक्ट बन गया। ठीक है, दैट थिंग इज ऑल्सो स्टडीड इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और क्रिटिसिज्म। इसके लिए एक है एग्जाम्पल, एक नॉवल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, उस नॉवल में एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो एक मेन कैरेक्टर है साई, उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो ब्रिटेन गए थे स्टडीज करने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे उन पे जो है वो अंग्रेज़ों का इतना असर था कि जब वो इंडिया वापस भी आए तो वो रोटी जो है वो कांटे के साथ खाते थे। ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट को सिंबलाइज कर रही है कि वो जो है और उनका यही था कि वो जब वापस आए, ठीक है, हिज वाइफ वाज इलिटरेट, लेकिन वो उनके सामने इंग्लिश बोलते थे। हिज वाइफ कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ही स्टार्टेड टू बीट हर बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये थी कि जो थे दैट पर्सन वाज वेरी पुअर। ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी वो एक बहुत ही रिच ख़ानदान से आई थी। अब कोई भी जो है जो गरीब ख़ानदान वाले उस टाइम पे इतने जो है जो रिच फैमिलीज़ वाले थे वो इतने गरीब बंदे को अपनी बेटी नहीं देते थे। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये जो जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्रिटेन चले गए थे, ठीक है, स्कॉलरशिप पे। ठीक है, और जब वो वापस आए, जाहिर है वो एक लंदन रिटर्निंग बंदा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग उनसे इम्प्रेस थे, तो एक रिच फैमिली ने अपनी बेटी जो है उनको उनसे शादी करवा दी। लेकिन दैट गर्ल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज शी कुड नॉट फॉलो द कल्चर ऑफ द इंग्लिश पीपल। For post-colonial cultures include both a merger of an antagonism between the culture of the colonized and that of the colonizer, which at some point in time are difficult to identify and separate into discrete entities. So complete was the British intrusion into the government education, cultural values, daily lives of its colonial subjects। ठीक है कि जो एक हमारा एक जो कॉलोनियल कल्चर था, ठीक है, जो अंग्रेज़ों का एक कल्चर था, वो हमें इतना इनकलकेट हो गया कि उसको अब सेपरेट करना या इवन आइडेंटिफाई करना भी एक आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने वो नॉवल जो है उस डिस्कस किया, ठीक है, उसमें भी जो है एक चीज़ है कि उसमें यू कैन नॉट आइडेंटिफाई क्वाइट डिस्क्रीटली कि इसमें इंग्लिश कल्चर कौन सा है और इसमें जो है ये आपका इंडियन कल्चर कौन सा है। लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो कैरेक्टर थे उनका कांटे के साथ जो है रोटी खाना, ठीक है ना, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज़ फुली फॉलोइंग दैट कल्चर। ठीक है, उसके अलावा अभी भी हम अगर अपनी करंट स्टेटस को देखें तो आप लोग अक्सर जो है तहरीकें वगैरह चलती हैं, ठीक है, कि कुछ एक वन स्कूल ऑफ थॉट से इसके पाकिस्तान में जो है
उर्दू ही जो है नेशनल लैंग्वेज है, तो हर जगह पे उर्दू ही यूज़ होनी चाहिए, उर्दू मीडियम स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट सेज नहीं, चूंकि इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और इंग्लिश अब एक दुनिया में एजुकेशन की ज़रूरत एक बन गई है, ठीक है। तो वी हैव इंग्लिश मीडियम एवरीवेयर, ठीक है। तो ये एक जो है हमारा एक कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा एक एंटेगनिज्म उस कल्चर के साथ हमेशा रहती है। हमें अंग्रेज़ जो है वो बुरे भी लगते हैं और हमें अंग्रेज़ अच्छे भी लगते हैं, ठीक है ना। हम अंग्रेज़ों को फॉलो भी करते हैं और हम उनके खिलाफ बातें भी करते हैं, ठीक है। वी स्पीक इंग्लिश, वी ट्राई टू कॉपी देम, ठीक है। वी वांट टू यूज़ देयर प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी अगर कोई इधर उधर कोई इशू होता है तो हम कहते हैं अंग्रेज़ तो हैं ही बेशरम, ठीक है। तो दिस एक मेंटालिटी हम में कन्फ्लिक्टिंग मेंटालिटी बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी का हिस्सा है और ये भी पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में स्टडी होता है। Then cultural colonization, although colonizers retreated and left the lands they had invaded in the hands of those they had colonized, decolonization often has been confined largely to the removal of British military forces and government officials. What has been left behind is a deeply embedded cultural colonization, the inculcation of a British system of government and education, British culture, British values that denigrate the cultural morals and even physical appearance of formerly segregated peoples. Thus, ex-colonials often were left with a psychological inheritance of a negative self-image and alienation from their own indigenous cultures, which had been forbidden or devalued for so long that much pre-colonial culture has been lost. अच्छा, अब जब कोलोनाइजर्स जो है वो डिफरेंट रीजन से चले गए, जैसे वो पाकिस्तान और इंडिया से चले गए, तो उनकी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री फोर्सेस ही यहाँ से गए थे, लेकिन एक जो उनका एक कल्चरल कोलोनाइजेशन थी ना, वो अभी भी यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। उस टाइम पे ब्रिटिश कल्चरल कोलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर था, और आजकल जो है अमेरिकन कल्चरल कोलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन जो है वो अगर यहाँ पे नहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है एक उनका असर हम पे आज भी है, ठीक है ना। उसको जो है कोका कोलोनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या अमेरिकनाइजेशन, ठीक है, कि हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम उनका कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, उनके मॉरल्स फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। हमें हर जगह लिबरलाइजेशन चाहिए, ठीक है, हमें कपड़े वही पहनने जो या अगर जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स की बात हुई है तो पीपल वांट टू फॉलो दोज कल्चर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके कल्चर के एथिक्स जो है वो यहाँ पे एक रेजिडुअल इफेक्ट यहाँ पे रह गया था, और वो साइकोलॉजिकली जो है वो हमारे एक जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है वो भी उसी की वजह से बना है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक 2-3 वीडियोस भी भेजूंगी, ठीक है, आप वो देखना, तो आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, खासकर ये वाला कंसेप्ट कि हमारा नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गया है, ठीक है। हमें जो है हर लिहाज से अंग्रेज़ों की तरह बनना है, हमने दिखना भी उनकी तरह है, हमने मेकअप भी उनकी तरह करना है, वी वांट टू ड्रेस लाइक देम, वी वांट टू यूज़ ब्रांड्स दैट दे यूज़, ठीक है। जैसे आईफोन और सैमसंग हैं, ठीक है, या एप्पल, ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, वी ऑल्सो वांट टू यूज़ दैट। हालांकि हमारी लोकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट, जैसे मोबाइल्स में देख लो आप लोग, ठीक है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफ मोबाइल्स, ठीक है, जिनके फीचर्स आईफोन और सैमसंग के सेम होते हैं, लेकिन ये सस्ते होते हैं, वो महंगे होते हैं, बट स्टिल वी प्रेफर टू बाय दोज। क्यों? क्योंकि वी वांट टू फॉलो दोज कल्चर्स, ठीक है, वी हैव दैट ब्रांड कॉन्शियसनेस जो उन्होंने हमें छोड़ दी है, ठीक है। उसके अलावा वी ऑल्सो फील अशेम्ड ऑफ आवर ओन कल्चर्स, ठीक है। अगर मुसलमान है, यू विल फील अशेम्ड दैट यू आर अ मुस्लिम, ठीक है। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड वो आपके जहनों में उन्होंने बिठा दिया है कि मुस्लिम हो तो आप बुरे हो, या अगर आप पाकिस्तानी हो तो बुरे हो, या आप पाकिस्तानी कल्चर फॉलो कर रहे हो तो आप बुरे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। Colonialist ideology, often referred to as colonialist discourse, to mark its relationship to the language in which colonialist thinking was expressed, was based on the colonizers' assumption of their own superiority, which they contrasted with the alleged inferiority of native indigenous peoples, the original inhabitants of the lands they invaded. The colonizers believed that only their Anglo-European culture was civilized, sophisticated, is backward, undeveloped, because their technology was more highly advanced. The colonizers believed that their whole culture was more highly advanced, and they ignored or swept aside the religion
customs and codes of behavior of the people they subjugated. The colonizers saw themselves at the center of the world, the colonized were at the margins. ठीक है, आपका colonialist ideology में ये है कि जो colonizers थे they always thought that they are superior, और जो colonized हैं they are savages and backward. ठीक है, जैसे मैंने हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवल डिस्कस किया, ठीक है, उसमें यही चीज़ थी कि उसमें जो वाइट कैरेक्टर है, मेरा आपका कैरेक्टर है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर शो कर रहा है, लेकिन जो उनके अगेंस्ट जो अफ्रीकन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है अनसिविलाइज शो किया है. ठीक है, जो नेटिव लोग थे उनके पास टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली कम थी, तो उनको और जो है इस चीज़ पे कॉन्शियस किया जा रहा था कि दे हैड अ वेरी लेस एडवांस कल्चर, और जो डिफरेंट उनके अपने कल्चर्स और कस्टम्स थे उनको बिल्कुल जो है इग्नोर किया जा रहा था, और जो कॉलोनाइजर्स के अपने कल्चर से उनको बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझा जाता था. ठीक है ना. लेट्स सपोज अच्छा, ये इससे पहले जब हार्ट ऑफ डार्कनेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जब हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल आया था उसके बाद एक राइटर है, नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबी, जिन्होंने एक नावल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, और उन्होंने उसमें जो है वो इट वाज रिटन एज अ रिटेलिएशन अगेंस्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस. ठीक है, उसको लिखने का मकसद ये था, उसमें ही वांटेड टू शो कि अफ्रीकन्स हैव देयर ओन कल्चर एज वेल. ठीक है, उनके कस्टम्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें उनके कल्चर में, उन्होंने दोनों चीज़ों को, दोनों साइड्स को दिखाया. कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, कुछ वैसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं. ठीक है, और उन्होंने अपने वो एक कल्चर, जैसे आप पठानों का एक कल्चर है, ठीक है, एक स्टीरियोटिपिकल जो है वो आपका एक इमेज बन चुका है कि बस पठान है तो जाहिल हैं, पठान हैं तो बुरे हैं. ठीक है ना, या पठानों की जहन में पंजाबियों का एक जो है स्टीरियोटिपिकल इमेज है कि वो बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते, वो व्हाटएवर. ठीक है ना. तो अभी भी अगर आप ये चीज़ देखो तो ये चीज़ हमें अभी भी वही बात है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको लगता है कि आप सिविलाइज्ड हो, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सिविलाइज नहीं हो. आप अगर जीन्स पहन रहे हो तो आप सिविलाइज्ड हो, आप जीन्स नहीं पहन रहे तो यू आर नॉट सिविलाइज्ड. ठीक है, अगर आपको छुरी कांटे से खाना आता है तो यू आर सिविलाइज्ड, अदरवाइज यू आर नॉट सिविलाइज्ड. ठीक है, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो यू आर बैकवर्ड, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे यू आर एन एथियस्ट, तो आप एक बड़े मॉडर्न किस्म के इंसान हो. ठीक है, अगर आप अपने कस्टम्स को या कल्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो यू आर नॉट सिविलाइज्ड. ठीक है, और अगर आप अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हो तो वो जो है एक सिविलाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन है. तो ये कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी है जिसमें ये मैंने वो फेयर लोगों की बात भी की कि जो गोरे हैं वो खूबसूरत हैं, जो गोरे नहीं है वो खूबसूरत नहीं है. ठीक है ना. तो आजकल वैसे आप लोगों ने सुना भी होगा फेयर एंड लवली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका नाम शायद चेंज हो जाए, उससे ये फेयर वाला लफ्ज़ जो है ये ख़त्म हो जाए. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना कि अगर फेयर हैं तो आप खूबसूरत हैं, नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं है, तो ये भी उसी कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी का ही असर है. ठीक है. अच्छा, अदरिंग the colonizers saw themselves as the embodiment of what a human being should be, the proper self. Native people were considered other, different, and therefore inferior to the point of being less than fully human. This practice of judging all those who are different as less than fully human is called othering, and it divides the world between us, the civilized, and them, the others, the savages. The savage is usually considered evil as well as inferior, but sometimes the savage is perceived as possessing a primitive beauty or nobility born of a closeness to nature. In either case, however, the savage remains other and therefore not fully human. अच्छा, अब othering ये है कि आप जो colonizers हैं वो खुद को us कंसिडर करते थे और civilized और जो दूसरे जो colonized थे, ठीक है, ग्रुप्स थे, उनको them समझा जाता था. ठीक है, ये दो वर्ड्स आप लोग इसको याद रखिएगा. ठीक है, अस एंड देम का एक कंसेप्ट है जो बार बार पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में यूज़ होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है. जैसे अब पैसेज टू इंडिया अगर आप लोग पढ़ो तो उसमें यही चीज़ है कि जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, वो बहुत हद तक अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं या हिंदूज़ हैं वो बार बार उनको देम ऐसे उनको जो है रेफ़र किया जा रहा है जैसे वो इंसान है ही नहीं. ठीक है ना, वो बिल्कुल कोई जाहिल है जिनको कुछ भी नहीं पता. अगर वो एक डॉक्टर भी है, जैसे उसमें कैरेक्टर है डॉक्टर अजीज़, वो डॉक्टर भी हैं, लेकिन चूँकि वो अंग्रेज़ों के जो है वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे तो उनको जाहिल समझा जा रहा है. ठीक है, अभी भी अगर आप देखें
एक हमारे अंदर जो एक कॉलोनियल एक आइडियोलॉजी हमारे अंदर एम्बेड हो गई है। तो अगर लेट्स सपोज आप किसी अगर आप लेट्स सपोज पंजाब चले जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आप रहेंगे तो अगर आप किसी ऑफिशियल जो है डोमेन में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे अमूमन जो मर्द हैं उन्होंने ये पैंट शर्ट वगैरह और या वही अंग्रेज़ों वाली क्लोथिंग की हुई होती है, ठीक है। केपीके में जो है ज़्यादातर पठानों वाला जो शलवार कमीज़ का ड्रेस है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर कोई पैंट शर्ट वगैरह पहन ले तो उसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी समझा जाता है, लेकिन फिर उसको जो है लोग एक अदर वाले कंसेप्ट से भी देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। हम डिफरेंट लोगों को जो हमसे डिफरेंट होते हैं हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये हर जगह एक ह्यूमन नेचर है कि आपसे जो भी डिफरेंट है यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट। आपकी जैसा अगर कोई सोचता है, कोई बात करता है, कोई ड्रेसिंग करता है, तो यू थिंक दे आर पार्ट ऑफ यू, अदरवाइज यू कंसिडर देम अदर, ठीक है। तो ये कॉलोनाइजेशन में भी ये है और एक आम जिंदगी में भी यही चीज़ है कि आप जो है जो भी आपसे अलग है आप उसको जाहिल समझते हो, आप उसको इन्फीरियर समझते हो, आप उसको प्रिमिटिव समझते हो, ठीक है। अच्छा, यूरोसेंट्रिसिज्म एंड यूनिवर्सैलिटी। Today, this attitude, the use of European culture as the standard to which all other cultures are negatively contrasted, is called Eurocentrism। कि एक वही चीज़ है कि अगर आप यूरोपियन कल्चर को हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है, और उसी के अगेंस्ट एक टचस्टोन हम यूज़ करते हैं कि अगर हम जो है कॉलोनियल जो यूरोपियंस का कल्चर अगर फॉलो करें, वी आर गुड पीपल, अदरवाइज वी आर नेगेटिव। A common example of Eurocentrism in literary studies is the long-standing philosophy of so-called universalism, ठीक है। इसमें ये है कि यूरोसेंट्रिसिज्म उनका जो अंग्रेज है वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो हैं वो उन्हीं का कल्चर फॉलो करें और एक ही कल्चर दुनिया में आ जाए, ठीक है। तो वो यूनिवर्सैलिटी लाना चाहते हैं और एक जो डाइवर्सिटी है दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर कल्चर ओवर अदर पीपल। British, European and the later American cultural standard bearers judged all literature in terms of the universality to be considered a great work. A literary text had to have universal characters and themes. However, whether or not a text characters and themes were considered universal depended on whether or not they resembled those from European literature. Thus, the assumption was that European ideas, ideals and experience were universal, that is, a standard for all humankind, ठीक है। आप शुरू में ब्रिटिश, फिर यूरोपियन और आजकल अमेरिकन कल्चर स्टैंडर्ड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है और वो हर चीज़ में यूनिवर्सैलिटी ढूंढते हैं। कुछ ऐसे जैसे लिटरेचर है तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हर जगह पे अप्लाई हो सकें, ठीक है। तो और उनके लिए यूनिवर्सैलिटी का जो है एक डेफिनेशन यही है कि दैट थिंग शुड बी कंपेयर टू द इंग्लिश पीपल, कि अगर वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्लोज हैं तो इट इज़ यूनिवर्सल, अगर वो अंग्रेज़ों से क्लोज नहीं है तो इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। Colonial subjects. Colonialist ideology, which is inherently Eurocentric, was a pervasive force in the British schools established in the colonies to inculcate British culture and values in the indigenous people and thereby forestall rebellion. It's difficult to rebel against a system or a people one has been programmed over several generations to consider superior. The plan was extremely successful and resulted in the creation of colonial subjects, colonized people who did not resist colonial subjugation because they were taught to believe in British superiority and therefore in their own inferiority. जो colonial subjects हैं, we are basically colonial subjects, ठीक है। और उन्होंने जब अंग्रेज़ यहाँ पे डिफरेंट colonial एरियाज़ में गए, जब उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ को colonize किया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने अपने schools जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई, अपना इंग्लिश कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया और जब वो बुक्स पढ़ाते थे वो सारी जो है वो इंग्लिश बुक्स होती थी। तो वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उनके जहनों में ये बात बिठा दी गई कि द इंग्लिश आर सुपीरियर एंड द अदर कल्चर्स आर नॉट, ठीक है। तो वो चीज़ उनके माइंड में इतनी इंग्रेन हो गई है कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर द कॉलोनाइज्ड पीपल to resist against the subjugation of the British, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ बिठा दी गई थी कि British are superior and they themselves are not. Mimicry. Many of these individuals tried to imitate their colonizers as much as possible in dress, speech, behavior and lifestyle. जैसे मैंने आप लोगों को नॉवल बताया The Inheritance of Laws, उसमें जो कैरेक्टर हैं
वो जो है उनको कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ फॉलो करें जो अंग्रेज़ करते हैं। तो मतलब वो एक्सट्रीमिटी उनकी ये है कि चलो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो ड्रेसिंग भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि वो रोटी भी जो है वो कांटे के साथ खा रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली मिमिक्री है, आप उनको कॉपी कर रहे हो। Post-colonial critics refer to the phenomena as mimicry, and it reflects both the desire of colonized individuals to be accepted by the colonizing culture and the shame experienced by colonized individuals concerning their own culture, which they programmed to see as inferior। के पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स का ये मानना है कि दो चीज़ों को ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मिमिक्री जो है कि एक तो ये जो कोलोनाइज पीपल है, इट शोज देयर डिज़ायर कि वो दे वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है। और दूसरा ये दैट दे फील सुपीरियर और शेमफुल अबाउट देयर ओन कल्चर। तो मिमिक्री में ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब लेट्स सपोज आपको अपने कल्चर पे शर्म ना आए, ठीक है, तो आप कभी भी जो है दूसरा कल्चर फॉलो ना करो, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर आप दूसरा कल्चर फॉलो कर भी रहे हो तो अपना कल्चर आप कभी भूलते नहीं हो, लेकिन बट इफ़ यू फील इंफीरियर अबाउट योर ओन कल्चर, तब जो है यू स्टार्ट टू मिमिक अनदर कल्चर। Double consciousness. Post-colonial theorists often describe the colonial subject as having a double consciousness or double vision. In other words, a consciousness or a way of perceiving the world that is divided between two antagonist cultures, that of the colonizer and that of the indigenous community. Double consciousness often produced an unstable sense of self, which was heightened by the forced migration colonialism frequently caused। ठीक है। अच्छा, डबल कॉन्शियस में यही चीज़ है कि आप जो है आपकी दो आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। एक आपकी वो आइडेंटिटी जो आपकी कोलोनाइजर्स की है और एक वो वाली आइडेंटिटी जो आपके अपना इंडिजिनस एक कम्युनिटी है उसकी है, ठीक है। तो डबल कॉन्शियसनेस आपको हो जाती है, डबल विजन, ठीक है। आप कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप दुनिया को जो है अंग्रेज़ों की नज़र से देखो कि अपनी नज़र से, तो ये कन्फ्लिक्ट जो है आपका बन जाता है। या डबल कॉन्शियसनेस ये भी है कि आप अपना कल्चर फॉलो करो या उनका कल्चर फॉलो करो, आपका कल्चर अच्छा है कि उनका कल्चर अच्छा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डबल कॉन्शियसनेस को शो करता है। ये आम जिंदगी में भी होता है। लेट्स सपोज कोई इंसान है, वो लेट्स सपोज मैं जो है KP से जो है मैं चली जाती हूँ पंजाब, ठीक है। तो यहाँ और वहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पे लो फील हो। ऑब्वियसली आई वुड बी माइनॉरिटी वहाँ पे, तो मुझे ये चीज़ फील होगी कि वो मुझसे डिफरेंट है, ठीक है। और हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि मैं उनको फॉलो करूँ कि मैं अपना कल्चर फॉलो करूँ। तो ये चीज़ हमेशा होती है जब आप माइग्रेशन करते हो, तो ये चीज़ आप हमेशा जो है एक्सपीरियंस करते हो। Unhomeliness, this feeling of being caught between cultures or belonging to neither rather than to both, of finding oneself arrested in a psychological limbo that results not merely from some individual psychological disorder but from the trauma of the cultural displacement within which one lives, is referred to by Homi Bhabha and others as unhomeliness. Being unhomed is not the same as being homeless. To be unhome is to feel not at home even in your own home, because you're not at home in yourself. Your cultural identity crisis has made you a psychological refugee, so to speak. अब unhomeliness में ये होता है कि आप ना इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो, ना आप एक साइड यू नीदर आइडेंटिफाई विद वन कल्चर नॉट विद द अदर कल्चर, ठीक है। जैसे एक नॉवल है द नेम से, एक उसमें एक कैरेक्टर है गोगोल जिस पे ये नॉवल बेस्ड है। उसके पेरेंट्स जो हैं दे आर इंडियंस एंड दे माइग्रेटेड टू अमेरिका, ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन अमेरिका। अब घर में उसका जो कल्चर है इट इज़ इंटायरली इंडिजिनस, इंटायरली इंडियन, और बाहर का जो उसका एनवायरनमेंट है वो जो है वो इट इज़ इंटायरली इंग्लिश। तो उसकी वजह से उसको ही नीदर फील्स इंग्लिश नॉर इंडियन, उसको उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो कौन से कल्चर को फॉलो करे, ठीक है। मोस्ट ऑफन ऑब्वियसली ही इज़ लिविंग इन एन इंग्लिश एनवायरनमेंट, तो ही वांट्स टू फॉलो द इंग्लिश पीपल और द इंग्लिश कल्चर, बट हिज पेरेंट्स वांट हिम टू फॉलो his parents want him to follow the Indian culture, तो वहाँ पे उसको conflict हो जाता है, ठीक है। For the most part of his life he just want to follow the English people, but when his father dies he starts to get attracted to the Indian culture as well, ठीक है। तो एक psychological आपका एक जो है
कन्फ्लिक्ट बन जाता है और आपको अनहोमनेस, आप अगर अपने घर में भी हो तो यू डोंट फील होम, आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट योर होम, ठीक है। योर साइकोलॉजिकली फीलिंग, आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। So that's about it. There are a lot of different concepts in this theory, ठीक है। It's not a very difficult theory. By the end इसमें एक यही बस एक कोर यही है कि colonized लोग हैं या colonizers, उन्होंने जो कुछ नॉवेल्स लिखे थे colonization से रिलेटेड, उस चीज़ को इसमें स्टडी किया जाता है। और फिर एक आफ्टर इफेक्ट्स से colonization के जो एक कल्चरल इम्पीरियलिज्म था, इम्पीरियलिज्म और जो उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स थे, all these things are studied in this theory. I hope everything is clear. If there's any confusion, please message me. I will clarify everything. Thank you so much.